हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ फरहान बेग। टुडेज आवर टॉपिक इज टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम सिविल डिसोबीडियंस की तरफ मूव करते गए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में, लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम आगे बढ़े नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ। इन फरवरी 1922 1922 में फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया जाए। उनको लगा कि कई जगह पर क्या हो रहा है, जो मूवमेंट है वो काफ़ी हिंसक होता चला जा रहा है। तो उनको लगा कि भाई जो सत्याग्रही हैं इनको थोड़ा सा ट्रेंड करने की ज़रूरत है। एक्चुअल में उनको ये समझाया जाए कि क्या मतलब है स्वराज का, और किसी भी बड़े मास स्ट्रगल को शुरू करने से पहले प्रॉपर ट्रेनिंग होना सत्याग्रही की बहुत ज़रूरी है। कांग्रेस के अंदर कुछ लीडर्स ऐसे थे जो अब तंग आ गए थे, थोड़ा सा थक गए थे मास स्ट्रगल्स कर करके। वो क्या चाहते थे, वो अब चाहते हैं कि जो काउंसिल प्रोविंशियल काउंसिल्स हैं उनमें जो इलेक्शंस होते हैं उसमें ये पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो कि इस्टेब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा। यानी कि जो प्रोविंशियल लेवल पर, प्रांतीय लेवल पर, यानी कि स्टेट लेवल पर जो काउंसिल्स हैं, परिषद हैं, जिसे हम स्टेट असेंबलीज भी कहते हैं आज की डेट में, तो उसमें अब ये पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ऐसा भी करना क्यों चाहते हैं, ये ऐसा इसलिए चाहते हैं कि ये इनका मानना है कि ब्रिटिश पॉलिसी इसको आप अच्छे से बॉयकॉट कर सकते हैं विद इन काउंसिल्स के अंदर जाकर। और ये इन्होंने ये लॉजिक दिया कि हम काफ़ी सुधार ला सकते हैं, काफ़ी डिमॉन्स्ट्रेट करके, यानी प्रदर्शन करके इन काउंसिल्स के अंदर, जो कि पूरी तरीके से लोकतांत्रिक नहीं है। ये काउंसिल्स पूरी तरीके से लोकतांत्रिक नहीं है, इनका हम बॉयकॉट कर सकते हैं काउंसिल्स में जाकर। अब जो बात कह रहे हैं वो लोग हैं कौन, ये हैं सी आर दास और मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के जो हैं वो फादर हैं, पिताजी हैं। इन्होंने क्या किया, अलग से एक पार्टी बना ली, स्वराज पार्टी। लेकिन इन्होंने कहा कि भाई हम अलग से पार्टी बनाना चाहते हैं कांग्रेस से हटकर। लेकिन महात्मा गांधी ने ये कहा कि आप ऐसा मत करिए, क्योंकि 1905 में क्या हुआ था, सूरत स्प्लिट हुआ था, जिसमें मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट अलग अलग हो गए थे, नरम दल और गरम दल। तो ऐसा कोई स्प्लिट ना हो दोबारा से कांग्रेस के अंदर। तो महात्मा गांधी ने कहा कि आप स्वराज पार्टी बनाना चाहते हैं, पार्टी बनाइए, लेकिन कांग्रेस के बैनर के नीचे ही, कांग्रेस के झंडे के नीचे, इससे अलग मत करिए। एक और स्प्लिट अच्छी बात नहीं है, इससे अंग्रेज और ज़्यादा हावी हो जाएंगे। ठीक है, खैर उन्होंने इनकी बात मानी और कांग्रेस के झंडे के नीचे ही स्वराज पार्टी को बना लिया गया, ये तर्क देकर। ठीक है, अब इन्होंने काउंसिल पॉलिटिक्स में, इलेक्शंस में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। लेकिन जो यंग लीडर्स थे लाइक जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, वो बिल्कुल भी इच्छुक नहीं थे काउंसिल पॉलिटिक्स में, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। वो क्या चाहते थे, मास एजिटेशन, रेडिकल मास एजिटेशन, यानी कि और उग्र आंदोलन बड़े पैमाने पर चाहते हैं फॉर फुल इंडिपेंडेंस, पूरी इंडिपेंडेंस, पूरी आज़ादी के लिए। ऐसी सिचुएशन में काफ़ी जब इंटरनल डिबेट चल रही है कांग्रेस के अंदर ही, काफ़ी गर्मा गर्मी है, बेहद बहस चल रही है, काफ़ी डिसेंशन यानी कि असहमति है दो, तो इसी दौरान दो फैक्टर्स और निकल कर आते हैं जो इंडियन पॉलिटिक्स को शेप दे देते हैं 1920 के दशक के आखिर तक आते आते। दशक से मतलब होता है पूरा एक 10 साल का वक्त, ठीक है, 1920 से 30 तक। और इसकी लेट का मतलब हुआ कि 1925 के बाद 27 या 28 तक समझ लीजिए, इसकी बात यहाँ पर चल रही है। फर्स्ट वॉज द इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। पहला जो असर था जो इंडिया की पॉलिटिक्स को चेंज करता है वो होता है वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन हो जाता है, ग्रेट डिप्रेशन होता है। आप मेरा क्लास 9th का नाज़िज़्म एंड द राइज ऑफ हिटलर वाला जो चैप्टर है उसमें मैंने ग्रेट डिप्रेशन को काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, उसमें से आप ज़्यादा डिटेल चाहते हैं तो वहाँ से देख लेना। ठीक है, यानी कि अमेरिका की इकनॉमी पूरी ठप हो जाती है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की इकनॉमी पर फ़र्क पड़ता है। इससे होता क्या है, एग्रीकल्चर प्राइसेस जो हैं वो बहुत तेज़ी से गिरना शुरू हो जाते हैं 1926 में, और पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाते हैं 1930 तक आते आते। अब क्या होता है, जो एग्रीकल्चर गुड्स हैं इनकी डिमांड बिल्कुल गिरना शुरू हो जाती है, एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो जाता है, पीजेंट्स क्या होते हैं, काफ़ी परेशान हो जाते हैं, और उन जितनी भी उनकी फसलें होती हैं उनको बेच पाना उनके लिए काफ़ी मुश्किल था। और ऐसे हालात में वो लगान कैसे चुकाएं, तो लगान चुका पाना भी उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। अब क्या होता है, 1930 तक आते आते जितनी भी गांव क्षेत्र होते हैं इंडिया के अंदर उसमें काफ़ी उथल पुथल मच जाती है। अब इसके विपरीत होता क्या है, इसी के साथ साथ ब्रिटेन के अंदर भी चुनाव होते हैं और वहाँ पर सत्ता में आती है टोरी गवर्नमेंट, जिसे हम कंजर्वेटिव पार्टी भी कहते हैं। तो ये एक नया स्टैट्यूटरी कमीशन लेकर आते हैं
जो कि सर जॉन साइमन के नेतृत्व में गठित किया जाता है। ये किसके रेस्पॉन्स में था? ये था नेशनलिस्ट मूवमेंट जो इंडिया में चल रहे थे, इसके रेस्पॉन्स में था, इसकी जवाबी में था। ठीक है, ये कमीशन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम है इंडिया के अंदर, इसको थोड़ा रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, इसकी फंक्शनिंग को थोड़ा सा सुधार लाने की ज़रूरत है। तो जिससे कि नेशनलिस्ट मूवमेंट यहाँ पर बढ़ते चले जा रहे हैं, इनको रोकने के लिए, कम करने के लिए हम कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस ले आते हैं। लेकिन इसमें एक समस्या थी। इसमें समस्या क्या है कि आप इंडिया के लोगों के लिए कानून बना रहे हैं, लेकिन एक भी इंडियन उसमें शामिल नहीं है। यही वजह थी इंडियंस की नाराज़गी की। और जब इन्होंने कहा कि भाई हम इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो ये तर्क दिया गया कि तुम इंडियंस का क्या कॉन्स्टिट्यूशन बना पाओगे, तुम किस लायक हो, तुम्हारे लिए संविधान हम ही बना कर देंगे। ठीक है, तो इससे इंडिया के जो लोग हैं वो काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं ब्रिटिश एम्पायर के ख़िलाफ़। ठीक, और यहाँ पर क्या होता है, नारे शुरू हो जाते हैं। जब साइमन कमीशन इंडिया आता है 1928 में, तो इनका स्वागत किया जाता है गो बैक साइमन के नाम से, इन नारों के स्वागत के साथ। ठीक है, अब जितनी भी पार्टीज़ हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, इन सब ने ही इसमें पार्टिसिपेट किया इन प्रदर्शनों के अंदर, और इन एन एफर्ट टू विन दैम ओवर। अब इन सब से छुटकारा पाने के लिए जो वायसरॉय लॉर्ड इरविन है, इन्होंने अक्टूबर में 1929 में एक अस्पष्ट सा ऑफर दिया डोमिनियन स्टेटस का इंडियंस के लिए, कि वो भी बहुत ही अनस्पेसिफाइड फ्यूचर में, यानी कि उन्होंने कहा कभी भी हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे सकते हैं नियरेस्ट फ्यूचर में, कभी भी। अपनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इन्होंने फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करने की बात कही। ठीक है, दिस डिड नॉट सेटिस्फाई द कांग्रेस लीडर, लेकिन इससे कांग्रेस लीडर सेटिस्फाई नहीं हुए। अब मेरी इस बात को समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा डोमिनियन स्टेटस क्या होता है। देखिए, डोमिनियन स्टेटस क्या है कि ब्रिटिशर्स से हम पहले डोमिनियन स्टेटस मांग रहे थे, लेकिन हमको नहीं दे रहे थे। लेकिन अब जो उन्होंने देखा कि जो मूवमेंट है काफ़ी रेडिकल होते जा रहे हैं, उग्र होते जा रहे हैं, तो इसके लिए चलते उन्होंने क्या किया, एक लॉलीपॉप देने की कोशिश करी कि भैया ऐसा करो कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे रहे हैं, यानी कि इंडिया को अपना एक प्रोविंस, एक स्टेट हम घोषित कर रहे हैं। यहाँ पे आप जो है एडमिनिस्ट्रेशन अपने तरीके से चलाइए सब कुछ, लेकिन यहाँ पे जितनी भी गुड्स मैन्युफैक्चरिंग होगी या सर्विसेज प्रोड्यूस्ड होंगी, उन सब पे जो सील लग कर जाएगी वो ब्रिटिश क्राउन की लगेगी, ना कि भारत सरकार की। लेकिन यहाँ पर एक टपका और है, वो है रेडिकल्स का। रेडिकल्स विद इन द कांग्रेस लेड बाय द जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस बिकेम मोर असर्टिव। लेकिन जो रेडिकल्स हैं वो काफ़ी असर्टिव, हठधर्मी, यानी कि जिद पर अड़ जाते हैं। वो ये कहते हैं भैया हमें डोमिनियन स्टेटस अब नहीं चाहिए है, हमें चाहिए है कंप्लीट इंडिपेंडेंस, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। हम तुम्हारा कोई भी किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, यानी कि इंडिया के लोग ही अब इंडिया पे शासन करेंगे। ठीक है, हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। ठीक है, खुद मुख्तार मुल्क बनेंगे, हम एक सॉवरेन कंट्री बनेंगे जिसमें हमारे लोग ही यहाँ पर शासन करेंगे। ये कह रहे हैं रेडिकल्स लीडर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो लिबरल्स और जो मॉडरेट्स हैं, जो कि प्रपोज कर रहे थे एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम जो कि किसके डोमिनेंस के अंदर हो, ब्रिटिश के। ठीक है, वो धीरे धीरे क्या होते हैं, उनका इन्फ्लुएंस ख़त्म होता जाता है। जो मॉडरेट्स लीडर्स हैं, मॉडरेट्स ये चाहते हैं कि भाई आप इंडिया को एक ब्रिटेन का स्टेट घोषित कर दीजिए और एडमिनिस्ट्रेशन हम चलाते रहें, डोमिनियन स्टेटस हमें दे दीजिए। डोमिनियन स्टेटस चाह रहे हैं, लेकिन अब जो रेडिकल्स हैं वो कह रहे हैं हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो दिसंबर 1929 तक आते आते जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी में लाहौर कांग्रेस सेशन होता है और यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग रखी जाती है, यानी कि फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। ठीक है, रखी जाती है। इट वॉज डिक्लेयर्ड दैट 26 जनवरी 1930 जो दिन है, ये सेलिब्रेट किया जाएगा एज अ इंडिपेंडेंस डे व्हेन पीपल वर टू टेक प्लेज टू स्ट्रगल फॉर द कंप्लीट इंडिपेंडेंस। लोगों ने यहाँ शपथ ग्रहण करी कि हम आज से अपना कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। तो आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखिए क्लियर हो गया कि 26 जनवरी जो हम मनाते हैं रिपब्लिक डे, ये 1930 से हम मनाते आ रहे हैं एज अ इंडिपेंडेंस डे। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा कि रिपब्लिक डे क्या होता है, तो आप यहाँ से जान लीजिए। रिपब्लिक डे हम 26 जनवरी 1930 से मनाते आ रहे हैं एज अ इंडिपेंडेंस डे, इसीलिए हम इसको रिपब्लिक डे के नाम से जानते हैं। यानी कि यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू क्या कह रहे हैं कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हम इंडिया को एक रिपब्लिक घोषित कर रहे हैं, यानी एक गणतंत्र, यानी कि जिसमें सरकार के साथ साथ, सरकार तो चुनकर आएगी और सरकार के साथ साथ जो हेड ऑफ द स्टेट है वो भी चुनकर आएगा। कोई राजा या मोनार्क के यहाँ पर रूल नहीं करेगा लाइक ब्रिटिश। ठीक है, तो यहाँ पर हम इंडिया के लोग ही
यहाँ पर शासन करेंगे। बहुत अच्छे से इस बात को समझ लीजिए सब लोग, ठीक है। बट द सेलिब्रेशन अट्रैक्टेड वेरी लिटिल अटेंशन, लेकिन इस सेलिब्रेशन को बहुत कम ही अटेंशन मिलता है। तो महात्मा गांधी ने एक तरीका निकाला कि भाई इस मोमेंटम, इस जो मूवमेंट है इसको मोमेंटम देने के लिए क्या करिए, एक ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इसको बनाने के लिए लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से इसको जोड़ दीजिए, जिससे कि हमारा जो ये आंदोलन है ये और तेज़ हो सके। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, सॉल्ट सॉल्ट मार्च की। अब ये सॉल्ट मार्च जो है पहला स्टेप है सिविल डिसोबेडियंस मूवमेंट का। अभी हम देखते हैं महात्मा गांधी ने देखा जो सॉल्ट है ये एक पावरफुल सिंबल है जो यूनाइट कर सकता है पूरे के पूरे राष्ट्र को। 31 जनवरी 1930 को इन्होंने एक लेटर भेजा वायसरॉय इरविन को और इसमें अपनी 11 डिमांड्स रखी। कुछ तो जनरल इंटरेस्ट की थी सभी के लिए, लेकिन कुछ जो डिमांड्स थी वो डिफरेंट क्लासेस की थी, जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट और उसमें पीजेंट शामिल हैं, बड़े पीजेंट शामिल हैं, ठीक है। इनकी डिमांड्स थी। द आइडिया वॉज टू मेक द डिमांड वाइड रेंजिंग, लेकिन आइडिया क्या है, इस डिमांड को बहुत बड़े पैमाने पर फैलाना है, जिससे कि जितनी भी सोसाइटीज़ हैं इंडिया के अंदर इनको पहचान सके और एकजुट होकर यूनाइटेड कैंपेन कर सकें, ठीक है। तो जो अब इन सब में सबसे हिला देने वाली जो डिमांड थी इन 11 डिमांड्स में, वो थी एबॉलिश ऑफ द सॉल्ट टैक्स, यानी कि जो सॉल्ट टैक्स है, नमक तोड़ आंदोलन, ये सबसे हिला देने वाला था। सॉल्ट वॉज समथिंग कंज्यूम्ड बाय रिच और पुअर अलाइक। जो सॉल्ट है वो दोनों के द्वारा, अमीर हो या गरीब, सबके द्वारा बराबर से ही इसको इस्तेमाल किया जाता है, और क्योंकि ये सबसे इसेंशियल आइटम है फूड का। अब टैक्स जो है आया जा रहा है सॉल्ट के ऊपर, इसमें गवर्नमेंट क्या है कि मोनोपोली है। मोनोपोली से मतलब एकाधिकार है नमक बनाने का, यानी गवर्नमेंट ही नमक बनाएगी, कोई भी प्राइवेट संस्था इसको नहीं बना सकती। इस पे इन्होंने कानून बना दिया, ठीक है, इसके प्रोडक्शन के लिए। महात्मा गांधी ने यहाँ पे क्या डिक्लेयर किया, उन्होंने सबसे जो जालिमाना चेहरा था ब्रिटिश रूल का वो यहाँ लाके सबके सामने पेश कर दिया, ठीक है। महात्मा गांधी ने अपनी लेटर में एक, ये जो लेटर था एक अंतिम चेतावनी की तरह था, और इन्होंने ये कहा कि अगर ये डिमांड 11 मार्च तक नहीं फुलफ़िल हुई तो क्या होगा कि हम सिविल डिसोबेडियंस मूवमेंट शुरू कर देंगे। इरविन जो थे वो बिल्कुल भी इच्छुक नहीं थे, बिल्कुल ही उनके मन में नहीं था कोई भी नेगोशिएशन करने का, कोई भी समझौता करने का। महात्मा गांधी ने इसी के साथ क्या किया, अपना जो फेमस सॉल्ट मार्च है उसको शुरू कर दिया अपने 78 फॉलोअर्स के साथ, जो कि इनके बहुत भरोसे के थे और अपनी इच्छा से इनके साथ जुड़े थे। ये मार्च 240 माइल्स तक दूर तक जाती है, यानी जो ये सफ़र तय करेंगे 240 मील का सफ़र है, और ये शुरुआत करते हैं इस सफ़र की अपने आश्रम से, साबरमती से, और जो गुजरात की कोस्टल टाउन है एक दांडी, वहाँ तक ही जाते हैं। दांडी से आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि दांडी मार्च कर रहे हैं दांडी लेकर, ये एक जगह का नाम है जो कि कोस्टल टाउन है एक, भारत की जो गुजरात के समंदर के तट के पास है, ठीक है। तो ये कोस्टल टाउन है जिसका नाम है दांडी। अब यहाँ पर बहुत सारे जो अब वॉल्टियर्स हैं अपनी इच्छा से जो वॉक कर रहे हैं 24 दिन तक, तकरीबन एक दिन में 10 मील तक ये लोग चलते थे। हज़ारों की तादाद में लोग क्या थे, जहाँ भी महात्मा गांधी रुकते थे इनको सुनने के लिए लोग आ जाते थे, और क्या करते थे, एंड ही टोल्ड देम व्हाट ही मेंट, और ये वहाँ पर उनको समझाते थे कि स्वराज का असली मतलब क्या है, और इनसे गुजारिश करते थे कि आप जो है डिफाई करिए, यानी कि डिसोबे करिए ब्रिटिशर्स के जितने भी लॉज हैं, जितने भी जो भी चीज़ें वो आपसे बोल रहे हैं उनको डिसोबे करिए, उसकी अवहेलना करिए, ठीक है, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से, कोई भी हिंसा आप ना करें। 6 अप्रैल को ये पहुँचते हैं दांडी, और सेरेमनीली यानी कि रिचुअली, रिवाज तौर पे ये थोड़ा सा पानी लेते हैं समंदर से और उसको बॉईल करते हैं, जब पानी वेपोरेट कर जाता है तो उसमें नमक बन जाता है। तो इस तरीके से ये नमक पर जो टैक्स लगाने का कानून बनाया गया था इसको ये तोड़ देते हैं वहाँ पर सॉल्ट बनाकर, ठीक है। दिस मार्क द बिगनिंग ऑफ द सिविल डिसोबेडियंस मूवमेंट। अब यहाँ से ये माना जाता है कि शुरुआत है सिविल डिसोबेडियंस मूवमेंट की, यानी पहली बार किसी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के लॉ को तोड़ा खुलेआम, ठीक है। हाउ वॉज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, किस तरीके से ये मूवमेंट अलग है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट से। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट क्या है, वो कह रहा है कि हम आपके जो सर्विसेज हैं या गुड्स हैं उसमें हम कॉपरेट नहीं करेंगे, बॉयकॉट करेंगे, ठीक है। 1921 और 22 में ये चला था, लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि हम लॉ भी तोड़ेंगे, यानी डिसओबे करेंगे। डिसोबीडियंट मतलब क्या है, डिसओबे करेंगे, आपका कोई भी हम कानून नहीं मानेंगे। हज़ारों की तादाद में
जो लोग थे उन्होंने सॉल्ट लॉ को तोड़ा, सॉल्ट को बनाया, डिमॉन्स्ट्रेशंस किए जगह जगह जो सॉल्ट फैक्ट्रीज थी गवर्नमेंट की वहाँ पर जाके, और ये मूवमेंट काफ़ी तेज़ी से फैला। क्लोज को बॉयकॉट किया गया, फॉरेन क्लोज को, लिकर शॉप्स को पिकेटेड कर दिया गया। मैंने आपको बताया था पिकेटेड का मतलब पिछले वाले सेशन के अंदर। पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्सेस। पीजेंट ने कहा हम लगान नहीं देंगे और हम चौकीदारी टैक्सेस भी नहीं देंगे। चौकीदारी टैक्सेस समझ लीजिए, लगान तो सभी लोग जानते हैं। गवर्नमेंट क्या करती थी, पुलिस स्पेशली जो ब्रिटिश पुलिस थी वो एक चौकीदार अपॉइंट कर दिया करती थी हर विलेज के अंदर, और उस चौकीदार का काम होता था जितनी भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग कोई भी खुफिया खबर है पूरे गांव की वो लाके पुलिस को देना। लेकिन इसके लिए सैलरी किससे दिलवा रहे हैं, जो गांव वाले हैं उनसे। ठीक है, गांव वाले कह रहे हैं कि हम अपनी चुगली के लिए खुद ही सैलरी दें, तो भैया ये कहाँ की अच्छाई है, हम तो नहीं देने वाले। ठीक है, तो विलेजर्स ने कहा हम नहीं देंगे। काफ़ी सारे विलेज ऑफिशियल्स थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, ठीक है, अपने पद से इस्तीफा दे दिया। एंड इन मैनी प्लेसेस जो फॉरेस्ट पीपल थे उन्होंने क्या किया, वायलेट किया फॉरेस्ट लॉ को। जो जंगल के अंदर जाने के लिए कानून बनाए गए थे तो उसको भी इन्होंने तोड़ा। क्लास 9th में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कॉलोनियल रूल्स के अंदर, ठीक है, कि इन्होंने जो कानून बनाए थे कि जंगल में कोई भी ऐसे जाएगा नहीं, ठीक है, रिजर्व एरियाज़ के अंदर, ना ही वो वहाँ से लकड़ियाँ ले सकता है, ना ही अपने कैटल्स को ग्रेज करा सकता है, चरा सकता है। लेकिन जो लोग थे उन्होंने इस कानून को भी तोड़ा, यानी अब पूरी तरीके से डिसोबे हो रहा है हर चीज़। ठीक है, इस सबसे चिंतित होकर जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है उसने क्या किया, कांग्रेस के लीडर्स को एक के बाद अरेस्ट करना शुरू कर दिया। अब इससे कई जगह हिंसक झड़पें होना शुरू हो गई। तो वैन खान अब्दुल गफ्फार खां जो एक बहुत ही प्रिय शिष्य थे महात्मा गांधी के, इनको अप्रैल 1930 में जब अरेस्ट किया गया, जो गुस्साई भीड़ थी इस प्रदर्शन कर रही थी पेशावर की सड़कों पर, इस पे क्या होता है, आर्मर्ड कार जो गाड़ियाँ होती हैं लैस हुई भी हथियारों से, ये आके फायरिंग करना शुरू कर देती है और बहुत सारे लोग यहाँ पर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। 1 महीने बाद महात्मा गांधी खुद भी अरेस्ट हो जाते हैं। इंडस्ट्रियल वर्कर क्या करते हैं शोलापुर के, ये अटैक करते हैं पुलिस पोस्ट पर, म्यूनसिपल बिल्डिंग्स पर, लॉ कोर्ट्स पर, रेलवे स्टेशन पर, और जितने भी जो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सिंबल हैं ब्रिटिश रूल का, उन सब पे अटैक किया जाता है। अब जो डरी हुई गवर्नमेंट है ये इसका जवाब कैसे देती है, क्रूरता से दमन करके, इसको दबाकर पीसफुली सत्याग्रही जितने भी होते हैं उन पर अटैक किया जाता है। वेमेन और चिल्ड्रन पर भी उनको पिटाई की जाती है और 1 लाख के करीब जो लोग हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। ऐसी सिचुएशन में महात्मा गांधी एक बार फिर से इस मूवमेंट को वापस ले लेते हैं और इरविन के साथ एक समझौता करते हैं 5 मार्च 1931 में, जिसको हम गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं। गांधी जी की सहमति बनती है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने की। तो कांग्रेस हैड बॉयकॉटेड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस ने बॉयकॉट किया था, जो कि लंदन में हुई थी। राउंड टेबल से मतलब है कि राउंड टेबल है वहाँ की संसद के अंदर जहाँ पर सारे मुद्दे डिस्कस किए जाते हैं, तो उसके लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उसको कहा जाता है। एंड द गवर्नमेंट अग्री टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। और यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, गांधी जी से बात होने के बाद ये राज़ी हो जाती है कि हम सभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ देंगे। दिसंबर 1931 तक आते आते गांधी जी वेंट टू लंदन फॉर द कॉन्फ्रेंस। ये कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हैं कॉन्फ्रेंस में, ठीक है, बट कोई भी नेगोशिएशन नहीं होता, कोई समझौता नहीं होता है। वापस उनको हताश होकर आना पड़ता है। जब वो इंडिया आते हैं तो उन्होंने क्या देखा वापस आके, क्या अब एक नया दमन चक्र इनका शुरू हो गया है। खान गफ्फार और जवाहरलाल नेहरू दोनों ही जेल में हैं। कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया गया है और एक के बाद एक बहुत सारी पाबंदियां लागू कर दी गई हैं पब्लिक मीटिंग्स को रोकने के लिए, प्रदर्शनों को रोकने के लिए, बॉयकॉट्स को रोकने के लिए। अब यहाँ पर पहले से ज़्यादा डर जाते हैं महात्मा गांधी और क्या करते हैं, वापस से सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट शुरू कर देते हैं। फॉर ओवर अ ईयर द मूवमेंट कंटिन्यूड। 1 साल तक तो कम से कम ये कंटिन्यू रहता है, बट 1934 में आते आते इट लॉस्ट इस मोमेंटम। पूरी तरीके से जो सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट है ये अपनी गति खो बैठता है 1934 तक आते आते। अब बात कर लेते हैं हाउ पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मूवमेंट, किस तरीके से इन पार्टिसिपेंट्स ने इस मूवमेंट को देखा। लेट अस नाउ लुक एट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स दैट पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट। हम अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे जिन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। इन वाई डिड दे ज्वाइन द मूवमेंट, इन्होंने क्यों मूवमेंट को ज्वाइन किया था। व्हाट वर देयर आइडियल्स, इनके आदर्श क्या थे। व्हाट डिड स्वराज मीन टू देम,
स्वराज का इनके लिए मतलब क्या था। जितने भी सोशल ग्रुप्स इसमें ज्वाइन कर रहे हैं, हम सबके बारे में एक के बाद एक डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर हम गांव क्षेत्रों में देखें, जो रिच पीजेंट्स है, इनकी एक कम्युनिटी है, लाइक पटीदार, जिसे गुजरात में पटीदार कहते हैं, यहाँ पे ज़मींदार कहते हैं। उत्तर प्रदेश में जाट्स हैं, ये काफ़ी एक्टिव थे मूवमेंट के अंदर। इन्होंने ये क्या कमर्शियल क्रॉप्स पैदा करते थे, यानी कि अगर गुजरात क्षेत्र में देखें तो कॉटन होता है, यहाँ पर गन्ना वन्ना ये कमर्शियल क्रॉप्स में आता है, ठीक है। तो यूपी के अंदर गन्ना होता है, तो ये क्या है, कमर्शियल क्रॉप्स में आता है, तो ये प्रोड्यूस करते थे। अब ये क्या था, बहुत गहरा इनको धक्का लगा था ट्रेड डिप्रेशन की वजह से, जिससे प्राइस जो थे काफ़ी गिर गए थे हर एक चीज़ के। अब इनकी इनकम एकदम से बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, और गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है उसको चुका पाना बहुत ज़्यादा इनके लिए मुश्किल था। और गवर्नमेंट भी क्या कह रही है, हम रेवेन्यू माफ़ करेंगे नहीं, ठीक है। इससे दोनों के बीच में काफ़ी नाराज़गी बढ़ जाती है, किसानों और जो रिच पीजेंट्स हैं उनके बीच में और गवर्नमेंट के बीच में। अब यहाँ पे क्या है, जो रिच पीजेंट्स हैं वो काफ़ी एंथुसियास्टिक सपोर्टर बन जाते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के, और इन्होंने अपनी कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया, एकत्रित करना शुरू कर दिया। एंड एट टाइम्स फोर्सिंग रिलेक्टेंट टू, जो भी लोग यहाँ पर अनिच्छुक थे, इनके मेंबर्स जो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, उनको भी इन्होंने पार्टिसिपेट करने के लिए काफ़ी कन्विंस किया और बॉयकॉट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करवाया। अब इनके लिए, फॉर देम द फाइट फॉर स्वराज वॉज अ स्ट्रगल अगेंस्ट रेवेन्यू। ये जो लोग हैं, इनके लिए स्वराज का मतलब है स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू, जो ज़्यादा लगान लिया जा रहा है इसको कम कराना ही इसका मतलब है स्वराज। डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, पूरी तरीके से हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं 1931 के अंत तक आते आते, क्योंकि बिना किसी लगान को की रकम कम कराए ही मूवमेंट को वापस लिया जाता है। और दोबारा से जब मूवमेंट स्टार्ट किया जाता है 1932 में, तब इनमें से कई सारे ऐसे होते हैं जो वापस से पार्टिसिपेट करने से मना कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे गरीब किसानों के बारे में। तो हमने अमीर किसानों के बारे में बात कर ली, जो लगान माफ़ कराने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो पुअर पीजेंट है वो इन्हीं किसानों से, अमीर वालों से परेशान है, ज़मींदारों से, ठीक है। ये क्या चाहते हैं, वर नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन द लोअरिंग ऑफ द रेवेन्यू डिमांड। ये रेवेन्यू डिमांड को कम करने की बात नहीं कर रहे हैं। मैनी ऑफ देम वर स्मॉल टेनेंट्स, बहुत सारे उनमें से ऐसे हैं जो स्मॉल टेनेंट्स है, किराए पे ज़मीन लेकर उस पर खेती करते हैं, उस पर फसलें उगाते हैं रेंट पे, ठीक है। और ये देते कौन है इनको, बड़े लैंडलॉर्ड्स, बड़े ज़मींदार। लेकिन जब डिप्रेशन बढ़ा, तब क्या हुआ, कैश इनकम तो सभी की बिल्कुल ख़त्म हो गई। लेकिन इसमें क्या हुआ, जो स्मॉल टेनेंट्स हैं उनके लिए जो रेंट था, किराया था, वो पे कर पाना वॉज वेरी डिफ़िकल्ट इनके लिए। वो कैसे देंगे किराया, ठीक है। जब ऊपर से ही सब कुछ व्यवस्था ख़राब है, तो वो नीचे से आपको कैसे देंगे पैसा। तो चाहिए था ज़मींदारों को वो भी इनका रेंट माफ़ कर देते, लेकिन कर नहीं रहे थे वो भी, ठीक है। तो इसलिए ये आंदोलन कर रहे थे अमीर किसानों के खिलाफ। दे वांटेड द अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड्स टू बी रेमिटेड। ये चाहते थे कि ज़मींदार जो हैं, जो रेंट है उसको माफ़ कर दें। तो इन्होंने क्या किया, काफ़ी सारे रेडिकल मूवमेंट्स किए, लेकिन ऑफन लेड बाय सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट, जो कि सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट लोगों के द्वारा मूवमेंट चलाए जाते थे कई सारे। अब इन सब से भयभीत होकर और इन सब इश्यूज़ को पुअर पीजेंट्स के उठाने से पहले कि क्या सोचते हैं कांग्रेस के लोग, कि भाई अगर हम ऐसा करेंगे, नो रेंट कैंपेन को हम प्रमोट करेंगे अमीर किसानों के खिलाफ, तो ऐसा ना हो कि भाई ये लोग हमसे नाराज़ हो जाएं, ठीक। उनको खुश रखने के लिए ये अपने जो कैंपेन से कांग्रेस के, उसमें नो रेंट इश्यूज़ को प्रमोट नहीं करते हैं। सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पुअर पीजेंट एंड द कांग्रेस रिमेन अनसर्टेन। इसीलिए जो रिलेशनशिप होता है कांग्रेस और गरीब किसानों के बीच में, वो अच्छे से तालमेल बैठ नहीं पाता, क्योंकि ध्यान रखिए, बड़ी जो हिस्सा होता है आबादी का, वो पुअर किसान ही होते हैं, ठीक है। गरीब लोग ही होते हैं, अमीर कम ही होते हैं। तो उनको कोई ऐसा सॉल्यूशन निकालना चाहिए था कांग्रेस को, कि यहाँ पर गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा साथ जोड़ते, और ये एक बहुत बड़ी कमी रही, इसीलिए डिसएबल्ड मूवमेंट कामयाब नहीं हो पाया। व्हाट अबाउट द बिजनेस क्लासेस। अब हम बात करेंगे बिजनेस क्लास इस स्वराज को किस तरीके से देख रहे थे। हाउ डिड दे रिलेट टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उन्होंने किस तरीके से रिलेट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान हुआ क्या था, जो मर्चेंट्स थे इंडिया के या इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने बहुत भारी प्रॉफिट बनाया, ठीक, और बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गए। अब ये क्या थे, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते थे। पहले आप समझ लीजिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये पावरफुल कैसे बन गए थे, क्योंकि देखिए इंडिया में क्या था, मैन्युफैक्चरिंग तो होती नहीं थी, ठीक। उससे पहले जितनी मैन्युफैक्चरिंग होती थी सब ब्रिटेन में होती थी, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान मैन्युफैक्चरिंग
करवाना पड़ रही थी ब्रिटिशर्स को इंडिया के अंदर भी, क्योंकि इनको चाहिए थे बहुत सारा असला, गोला बारूद, कपड़े वपड़े, ये सब तो मैन्युफैक्चरिंग कराना इनकी मजबूरी बन गई थी इंडिया में। तो इसलिए जब मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में स्टार्ट हुई तो इंडिया के जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो काफ़ी अमीर हो गए, पावरफुल हो गए। लेकिन अब वो इसको खोना थोड़ी ना चाहेंगे, तो वो क्या चाहते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना। लेकिन बिजनेस इनका एक्सपेंड हो नहीं पा रहा है, क्योंकि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है उसने ऐसी पॉलिसी बना रखी हैं कि इंडिया के जो बिजनेसमैन हैं वो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। वो क्या है कि भाई इंडिया से कोई चीज़ जो है इंडिया में इंपोर्ट होकर आई ब्रिटेन से, ठीक है, लेकिन उस पर कोई भी एक्साइज ड्यूटी नहीं है, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं है। अब यहाँ पे जो चीज़ मिल रही है 2 रुपए की और वहाँ से वो इंपोर्ट होकर 1 रुपए की आ रही है, तो इंडिया के लोग 1 रुपए वाली चीज़ खरीदेंगे या 2 रुपए वाली? जाहिर सी बात है 1 रुपए वाली। तो इसीलिए इंडिया के गुड्स ज़्यादा महंगे पड़ रहे थे बनस्पत ब्रिटिश गुड्स के। तो लोग क्या कर रहे थे, ब्रिटिश चीज़ों को ज़्यादा खरीद रहे थे, जाहिर सी बात है। तो ये लोग क्या चाह रहे हैं कि इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जाए, किस पर? जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग गुड्स होकर यहाँ पर आ रहे हैं उन पे इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जाए, एक्साइज ड्यूटी उन पे लगाई जाए, जिससे कि हमारे भी थोड़ा सा भला हो जाए। ठीक, तो ऐसा इसलिए चाह रहे थे ये। लेकिन गवर्नमेंट ऐसे पॉलिसीज़ बनने नहीं दे रही थी, इसीलिए इन्होंने क्या किया, अपने जितने भी बिजनेसमैन हैं उन सबको ऑर्गेनाइज़ किया और अपनी एक संस्था बना ली, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस 1920 में, और दूसरी एक संस्था थी फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज FICCI 1927 में, जिसकी लीडरशिप कर रहे थे पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और GD बिरला। ये एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, जितने भी कॉलोनियल कंट्रोल से रिलेटेड जितने भी लॉस थे उन पर सब पे अटैक किया, और जो भी इंडिया की इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहे थे उन सबको इन्होंने कंट्रोल किया। एंड सपोर्ट द सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट, और सब जो सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट है इसको काफ़ी बड़े पैमाने पर इन्होंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। एंड इट वॉज फर्स्ट लॉन्च, जब ये पहली बार लॉन्च हुआ था। और यहाँ पर ये फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दे रहे हैं इस मूवमेंट को आगे चलाने के लिए, क्योंकि किसी भी मूवमेंट को चलाने के पैसा बहुत ज़रूरी है और ये लोग दे रहे थे। एंड रिफ्यूज़ टू बाय और सेल इंपॉर्टेंट गुड्स, और इन्होंने मना कर दिया कि हम कोई भी गुड्स जो है वो बाय और सेल नहीं करेंगे। ज़्यादातर जो बिजनेसमैन हैं वो स्वराज का जो टाइम है, ये एरा जो है, इसको देख रहे हैं कि अब ब्रिटिश का जो कॉलोनियल रूल्स हैं, रेस्ट्रिक्शंस है, वो सब खत्म हो जाएंगे। एंड इंडस्ट्री वुड फ्लरिश विदाउट कॉन्स्टेंट, और जो इंडस्ट्रीज़ हैं इंडिया के अंदर वो आराम से फलेंगी फूलेंगी बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के, बिना किसी बाधा के। लेकिन जैसे ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल होती है, बिजनेसमैन जो थे वो ज़्यादा एंथुसियास्टिक नहीं रहते, उनका उत्साह गिरना शुरू हो जाता है और वो डर भी जाते हैं कि अब कहीं ऐसा ना हो कि मिलिटेंट एक्टिविटीज़ बढ़ जाएं, यानी लोग क्या है वो हथियार उठा लें, और अगर लोग ज़्यादा हथियार उठा लेंगे तब क्या होगा, जो बिज़नेस है वो लंबे समय तक ठप हो जाएगा, बिगड़ जाएगा अर्थव्यवस्था, ठीक है। इस बात से भी चिंतित थे कि जो यंगर मेंबर्स हैं कांग्रेस के अंदर इनकी पार्टी के, उनमें सोशलिज्म की भावना ज़्यादा जाग रही है, और सोशलिज्म अगर जागेगा तब क्या होगा भाई, कैपिटलिज्म ख़त्म होगा। कैपिटलिज्म ख़त्म होगा तो भाई जो प्राइवेटाइजेशन है, पूंजीपति लोग हैं, उनको तो धक्का पहुंचेगा, तो सब कुछ नेशनलाइज हो जाएगा, धीरे धीरे सरकार के हाथ में आ जाएगा। तो इससे भी वो चिंतित थे। तो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस हैं वो क्या है, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट के अंदर, ठीक है, एक्सेप्ट इन द नागपुर रीजन। अब जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं वो क्या है, क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि भाई वर्कर्स और इंडस्ट्रियल के बीच में तो 36 का आंकड़ा है। यानी कि वर्कर्स क्यों चाहेंगे कि भैया, वर्कर्स कह रहे हैं कि हमारी वेजेस बढ़ाओ, हमारी तनख्वाहें बढ़ाओ, और हमें पुअर कंडीशन जो हमें जहाँ पे काम कराया जा रहा है उनको थोड़ा सा सुधारो। लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट जो है देना नहीं चाहते हैं, तो वर्कर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट एक प्लेटफॉर्म पर आ नहीं सकते। ये एक बड़ी दुविधा वाली बात थी। इसीलिए जो वर्कर्स थे कई सारी जगह पर वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे सिवाय नागपुर रीजन के, ठीक है। एज इंडस्ट्रीज कम क्लोजर टू द कांग्रेस, जैसे जैसे इंडस्ट्रीज कांग्रेस से करीब आ रहे थे, वर्कर्स इनसे अलग थलग होते चले जा रहे थे। इन पर इसके बावजूद भी कुछ वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट के अंदर प्रोग्राम, और कुछ ने जो था वो गांधीयन प्रोग्राम्स के आइडियाज़ को एडॉप्ट भी किया, बॉयकॉट किया इसको, फॉरेन गुड्स को। और मूवमेंट में इन्होंने काफ़ी मैंने बताया ना कि ये लो वेजेस के लिए और पुअर वर्किंग कंडीशंस के ऊपर भी मूवमेंट चला रहे थे, तो इसमें भी काफ़ी सारे लोग हिस्सा ले रहे थे। देयर वर स्ट्राइक्स, अब यहाँ पे स्ट्राइक्स हुई थी बाय रेलवे वर्कर्स 1930 में रेलवे वर्कर्स के द्वारा, और डॉक वर्कर्स के द्वारा 1932 में हुआ था, ठीक है। 1930 में हज़ारों की तादाद में जो वर्कर्स थे छोटा नागपुर टिन माइंस के अंदर,
वो क्या करते थे, गांधीयन कैप्स पहना करते थे और पार्टिसिपेट करते थे और प्रोटेस्ट रैलीज में हिस्सा लिया करते थे, बॉयकॉट कैंपेन्स के अंदर। लेकिन कांग्रेस जो थी वो अनिच्छुक थी कि वर्कर्स की डिमांड्स को अपने इस प्रोग्राम में जोड़ा जाए। उनको ऐसा लगता था अगर हमने ऐसा किया एंड वर्कर्स की डिमांड को अपने इस प्रोग्राम में यहाँ पर जोड़ा गया, तब क्या होगा, वर्कर्स और इंडस्ट्रीज के बीच में बन नहीं रही है और वर्कर्स इंडस्ट्रीज क्या होंगे, दोनों अलग हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, एंटी इंपेरियलिस्ट फोर्सेस ताकतें बढ़ जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए वो चाह नहीं रहे हैं कि हमें इंडस्ट्रियलिस्ट जो लोग हैं उनका सपोर्ट ख़त्म हो जाए। कांग्रेस चाहते हैं कि इंडस्ट्रियल लोगों का सपोर्ट बना रहे क्योंकि वहाँ से पैसा मिल रहा है, फाइनेंस हो रहा है। ठीक है, इसलिए वो नहीं चाह रहे कि इनका सपोर्ट छूटे हमसे। ठीक, समझ में आ गई बात। जो सबसे अहम बात है वो ये, पहली बार पार्टिसिपेट करना शुरू किया था वुमेन ने इस आंदोलन में। जो सॉल्ट मार्च हुई थी उसमें हज़ारों की तादाद में जो महिलाएं थी वो अपने घरों से बाहर आईं और उन्होंने भाषण सुने महात्मा गांधी के और पार्टिसिपेट किया इन मार्चेस के अंदर, मैन्युफैक्चर किया सॉल्ट एंड पिकेटेड फॉरेन क्लोथ्स एंड लिकर शॉप्स। इन्होंने जो दुकानें थी और जो क्लोथ्स थे फॉरेन क्लोथ्स से रिलेटेड और शराब की दुकानें थी उनको भी पिकेटेड किया, रास्ता रोक कर खड़ी हो जाती थी। मैनी वेंट टू जेल, कई सारी जेल भी गई। और अर्बन एरियाज़ में जो वेमेन थी वह जो हाई कास्ट फैमिलीज़ को बिलोंग करती थी और रूरल एरियाज़ में जो रिच पेजेंट फैमिलीज़ को बिलोंग करती थी उन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया था। और मूव्ड बाय द गांधी जी कॉल, गांधी जी की सिर्फ एक आवाज़ पर ही उन्होंने देश की जो सेवा थी इसको अपना परम कर्तव्य माना। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी इनको कोई बहुत ज़्यादा रेडिकल रूप से कोई चेंजेस नहीं आए इनकी पोजीशन में, कोई इनको बहुत ज़्यादा महत्व नहीं मिला, क्योंकि गांधी जी ये कन्विंस करते हैं कि भाई जो महिलाएं हैं उनका असली काम जो है वो घर को देखना है और चूल्हा चौका यानी हार्थ यानी भट्टी जो होती है वो देखना, और अच्छी माएँ बने और अच्छी वाइफ बने। और काफ़ी लंबे समय तक जो कांग्रेस थी वो रिलक्टेंट रही यानी अनिच्छुक रही कोई भी बड़ा पद या अथॉरिटी देने के लिए अपनी संस्था के अंदर किसी भी महिला को। ये इनकी प्रेजेंस तो होती थी लेकिन जस्ट सिम्बॉलिकली, एक प्रतीक की तरह होती थी, एक सिंबल की तरह, सिर्फ कोई का खास काम नहीं होता था किसी भी मूवमेंट के अंदर। ठीक है, तो द लिमिट्स ऑफ द सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट, अब जो लिमिट्स हैं सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट की उसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। हमको ऐसा लग रहा है कि सभी लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लोग और भी थे, कुछ ऐसे वर्ग भी थे जो कि सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे थे बल्कि उससे डर रहे थे। चलिए देखते हैं कौन लोग हैं वो। सभी लोग इसमें खुश नहीं थे, इस आइडिया से, कॉन्सेप्ट जो स्वराज का था। इनमें से एक हैं अनटचेबल्स, ठीक, जिसे हम अछूत कहते हैं। प्रेस, इन्होंने अपने आप को 1930 से ही दलित या फिर ऑप्रेस्ड यानी कि मजलूम कहना शुरू कर दिया था। कांग्रेस में जो कुछ ऐसे लीडर्स थे जो कि दलितों को काफ़ी लंबे समय से इग्नोर कर रहे थे, इस डर से कहीं उनका धर्म जो है, सनातनी धर्म जो है, ब्राह्मण जो होते हैं वो उनका धर्म भ्रष्ट ना हो जाए। ठीक है, और ये होते कौन है, हाई कास्ट हिंदू होते हैं। लेकिन महात्मा गांधी ने ये डिक्लेयर कर दिया कि आप स्वराज अगले 100 साल तक नहीं ला पाएंगे जब तक आप अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत का जो बुराई है इसको ख़त्म नहीं करेंगे। और उन्होंने अनटचेबल्स को नाम दिया हरिजन। ठीक है, यानी भगवान के बच्चे। ठीक, हरिजन मतलब होता है भगवान के बच्चे। और इन्होंने कई जगह ऑर्गेनाइज किए सत्याग्रह। किस लिए? क्योंकि एंट्री पंथी मंदिरों में किसकी, जो हरिजन होते थे इनकी एंट्री बनती मंदिरों के अंदर, तो वहाँ पर फिर पब्लिक प्लेसेस पर, पब्लिक वेल्स पर टैंक्स में जाने से रोका जाता था, रोड्स पे चलने से रोका जाता था, स्कूल में जाने से रोका जाता था। तो इन सब के लिए महात्मा गांधी ने इनके लिए सत्याग्रह करना शुरू करे कि इनको आप इनके अधिकार दीजिए, ऐसा मत करिए इनके साथ। ही हिमसेल्फ क्लेम टॉयलेट। तो इस काम को डिग्निफाई करने के लिए, यानी कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, ये सब लोगों को दिखाने के लिए उन्होंने खुद से अपने घर के टॉयलेट खुद से साफ करना शुरू कर दिए महात्मा गांधी ने। ठीक है, और उन्होंने कहा कि आप इनको भंगी मत बोलिए, द स्वीपर्स, ये जो स्वीपर्स हैं इनको इस तरीके से आप मत बोलिए। ठीक है, यहाँ पर कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। लोगों को समझाया, जो अपर कास्ट हिंदू थे उनको समझाया कि भाई आप थोड़ी दरियादिली दिखाइए और जो अनटचेबिलिटी का सिन जो है, जो गुनाह है, इसको आप त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए, ऐसा मत करिए। बहुत सारे दलित लीडर थे, वो पॉलिटिकल सॉल्यूशन चाहते थे इस प्रॉब्लम का जो इनकी कम्युनिटी को फेस करना पड़ता था। दे बिगेन ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया और डिमांड करी रिजर्व सीट्स की एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर। जितने भी स्कूल या कॉलेज जैसी संस्थाएं हैं वहाँ पर कहा कि भैया हमारी रिजर्व जो सीट्स हैं वो आप कर दें और सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम कर दें। ठीक, जिससे कि हमारा कुछ उद्धार हो सके।
सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम क्या है, यानी मुसलमान मुसलमान को वोट देंगे, दलित दलित को देंगे, ईसाई जो होते हैं वो ईसाई को देंगे, हिंदू हिंदू को देंगे। तो इससे क्या होगा, इससे फ़ायदा किसको पहुंचेगा, इससे फ़ायदा पहुंचेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को। सब अलग अलग रहेंगे तो उनको फ़ायदा पहुंचेगा। अगर एकजुट हो जाएंगे, सब एक साथ कर कैंपेनिंग शुरू कर देंगे, तब क्या होगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो बहुत आसानी से यहाँ सब लोग हटा के फेंक देते। तो इसलिए अब क्या है, ये सेपरेट इलेक्टोरेट की सिस्टम की मांग कर रहे हैं काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर। लेकिन और ये चाह क्यों रहे, इनको लग रहा है कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दे बिलीव्ड वुड रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर सोशल डिसेबिलिटी। जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है वो इनकी सोशल डिसेबिलिटीज़ को ख़त्म कर सकता है, समाज में इनकी स्थिति सुधार सकता है। दलित पार्टिसिपेशन इन द सिविल डिसोबेडियंस मूवमेंट वॉज देयरफॉर लिमिटेड। इसीलिए जो दलित लोग हैं इनका पार्टिसिपेशन सिविल डिसोबेडियंस मूवमेंट में बहुत ज़्यादा कम था। ठीक है, पर्टिकुलरली जो महाराष्ट्र और नागपुर का रीजन है यहाँ पर, वेयर देयर ऑर्गेनाइजेशन वॉज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, जहाँ पर इनकी ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। अब जो इनके लीडर थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था सभी दलितों को और एक संस्था बनाई थी डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन 1930 में। ठीक है, और इनका काफ़ी क्लैश भी रहा महात्मा गांधी से। ठीक है, काफ़ी झड़प इनकी हो जाती थी कई बार। सेकंड राउंड टेबल के बाद इन्होंने डिमांड करी सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम की, मैंने आपको बताया, जो कि सही नहीं था। वैन द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसीडर्ड अम्बेडकर डिमांड, विच ब्रिटिश गवर्नमेंट ने विचार करना शुरू किया अम्बेडकर की डिमांड पर, गांधी जी ने कहा कि भैया मैं फास्ट रख लूँगा, मैं आमरण अनशन पे चला जाऊँगा, मैं तब तक खाना नहीं खाऊँगा जब तक मैं मर नहीं जाऊँगा। अब इससे क्या होता है, ही बिलीव्ड, उनको लगता था कि सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम अगर होगा दलितों के लिए तो ये क्या होगा, हमारा जो इंटीग्रेशन का प्रोग्राम है पूरी सोसाइटी को एक करने का, वो स्लो हो जाएगा। अम्बेडकर को आखिरकार इनकी बात मानना पड़ती है और क्या करते हैं, समझौता होता है। इस समझौते को नाम दिया गया पूना पैक्ट। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, ज़रा ध्यान रखिएगा। पूना पैक्ट सितंबर 1932 में होता है, 1932 में। ये क्या है, ये पैक्ट कहता है कि डिप्रेस क्लासेस जो है, जिनको बाद में शेड्यूल कास्ट भी कहा गया, इनको सीट्स दी जाए प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर, रिजर्व सीट इनकी कर दी जाए। यानी कि पहले सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हो रही थी, सेपरेट इलेक्टोरेट ना हो, इनकी सीट्स रिजर्व कर दी जाएँ। जैसे आज एंग्लो इंडियन लोग हैं, उनकी 2 सीटें नॉमिनेटेड होती हैं, प्रेसिडेंट उनको भेजते हैं पार्लियामेंट के अंदर। ऐसे ही आर्ट या किसी भी कलाकृति से जो लोग होते हैं उनकी भी सीट्स रिजर्व होती हैं। इसी तरीके से इनकी सीट रिजर्व कर दी जाए सेंट्रल और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों के अंदर। ठीक है, ऐसी डिमांड रखी गई और जिसको मान भी लिया गया। बट दे वर नॉट टू बी वोटेड इन द जनरल इलेक्टोरेट सिस्टम। लेकिन ये कह रहे हैं कि इनको जो वोटिंग है वो जनरल इलेक्टोरेट सिस्टम के द्वारा ही की जाएगी। यानी कि जैसे आज होता है ना, कोई भी किसी को वोट दे सकता है, यानी ऐसा नहीं होगा कि दलित दलित को दे और मुसलमान मुसलमान को वोट दे, ऐसा तो नहीं होता ना। लेकिन पहले ऐसा होता था। तो इस चीज़ को उन्होंने कहा कि जनरल इलेक्टोरेट सिस्टम होना चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा अलग से इलेक्टोरेट सिस्टम नहीं होना चाहिए, लेकिन सीट रिजर्व कर दी जाएंगी। इस पर समझौता हो गया। जो दलित है, दलित मूवमेंट जो था, हाउएवर कंटिन्यू टू बी एप्रीहेंसिव ऑफ द कांग्रेस नेशनल लेड नेशनल मूवमेंट। अभी भी जो कांग्रेस जो दलित हैं वो पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कांग्रेस के लीडर्स के ऊपर, क्योंकि जितने भी कांग्रेस में लीडर्स हैं ऊंचे पदों पर, वो सब कैसे हैं, ब्राह्मण हैं, और उनका जो नेतृत्व है वो ठीक से करेंगे नहीं। तो अभी वो नेशनल मूवमेंट को पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सिविल डिसोबेडियंस मूवमेंट को। दलित थोड़े से अलग थलग महसूस कर रहे हैं और आखिर तक इन्होंने पूरी तरीके से सपोर्ट किया भी नहीं। Some of the Muslim political organization in India were also lukewarm in their response to the civil disobedience movement। अब यहाँ पर कुछ जो इंडियन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी ल्यूक वार्म रही। यानी कि ल्यूक वार्म मतलब होता है गुनगुना, यानी कि कोई इन्होंने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। क्योंकि क्या हुआ था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट को मर्ज किया था महात्मा गांधी ने, मोहम्मद अली और शौकत अली, दोनों मैंने आपको बताया था प्रीवियस सेशन के अंदर अपने। तो इनको मर्ज किया गया था। लेकिन लेटर ऑन क्या हुआ था, जब इन्होंने मूवमेंट को वापस ले लिया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, तब कांग्रेस में से क्या हुआ था, खिलाफत मूवमेंट के बाद जो मुसलमान थे वो अब कांग्रेस पे भरोसा नहीं कर रहे थे। ठीक है, इन्होंने कहा कि भाई हमने इतनी मेहनत करी, सब कुछ किया, और इन्होंने मूवमेंट को वापस ले लिया। तो यहाँ पे काफ़ी नाराज़ हो गए थे मुस्लिम समाज के लोग। तो मुस्लिम फेल्ट एलिनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस, ये काफ़ी अलग थलग महसूस कर रहे थे कांग्रेस से। 1925 के बाद से कांग्रेस ज़्यादातर एसोसिएटेड दिख रही है, जुड़ी हुई दिख रही है हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप के साथ, जैसे हिंदू महासभा, इसके संग ज़्यादा इनका जुड़ाव बढ़ जाता है। इससे बीच में क्या होता है, हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो टेंशन होती है वो ज़्यादा
बढ़ जाती है। हर एक कम्युनिटी क्या करती है, रिलीजियस धार्मिक जुलूस निकालना शुरू कर देती है विद मिलिटेंट फेवर, यानी कि हथियारबद्ध तरीके से। मिलिटेंट से मतलब होता है कि आम आदमी जब हथियार हाथ में उठा लेता है तो और थोड़ा सा अगर ट्रेनिंग भी उसको मिल जाए तो वो मिलिटेंट बन जाता है। तो यानी कि ये मिलिटेंट जोश के साथ अपने जुलूस निकाला करते थे दोनों ही समुदाय, प्रोवोकिंग हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लैशेस। इससे क्या होता था, भड़क जाते थे हिंदू मुस्लिम बलवे और दंगे हो जाते थे कई सारे शहरों में। और कई बार इन दंगों ने दोनों समुदाय के बीच की खाई इतनी गहरी कर दी कि इनकी खाई बढ़ती ही चली गई, फिर ये बाद में एक नहीं हो पाया। द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग मेड एफर्ट्स टू रीनेगोशिएट एन अलायंस। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने काफ़ी कोशिश करी कि वापस से एक अलायंस बनाया जाए, दोनों जुड़ जाए। लैंड इन 1927 इट अपियर्ड दैट सच यूनिटी कुड बी फोर्ट। लेकिन 1927 तक आते आते ये लगा कि ये व्यर्थ है, बेकार की बात है कि दोनों को एक किया जाए। क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पर, दोनों ही का सवाल है रिप्रेजेंटेशन का। जो फ्यूचर असेंबलीज होंगी, ये कह रहे हैं इलेक्शन होगा, उसके बाद में फ्यूचर असेंबलीज में रिप्रेजेंटेशन किसका होगा, मुस्लिम्स का या हिंदूज का। मोहम्मद अली जिन्ना जो कि एक लीडर हैं, लीडर थे मुस्लिम लीग के, तो क्या कह रहे हैं, वॉज विलिंग टू गिव अप द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स। ये कह रहे हैं कि भाई जो ठीक है, मैं सेपरेट इलेक्टोरेट की बात नहीं करूँगा मुसलमानों के लिए, मैं इसको गिव अप कर दूंगा अगर मुसलमानों को रिजर्व सीट दी जाए सेंट्रल असेंबली के अंदर और इनका रिप्रेजेंटेशन प्रोपोर्शन में हो पॉपुलेशन की, यानी जितनी बड़ी आबादी है उसके हिसाब से इनके रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। जैसे मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस हैं लाइक बंगाल और पंजाब। अब उस वक्त में जो बंगाल था, ज़्यादा आबादी कहाँ पे थी, जैसे आज वेस्ट बंगाल है, और उससे पहले क्या था, जैसे बांग्लादेश वाला रीजन है, वहाँ मुसलमान बहुत थे, और जहाँ पाकिस्तान है वहाँ मुसलमान बहुत थे। तो वहाँ पर ये कह रहे हैं जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ पर मुसलमान रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होना चाहिए, मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव वहाँ से ज़्यादा निकल के आने चाहिए आबादी के हिसाब से, ठीक है, ऐसा ये बोल रहे हैं। लेकिन इस पर समझौता बन ही रहा था, लेकिन सारे समझौतों पर पानी फिर जाता है जब M.R. जयकर जो हिंदू महासभा के सचिव थे, इन्होंने पुरजोर विरोध करना शुरू कर दिया इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर 1928 में। और कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पाता, कोई भी निष्कर्ष नहीं लगता है, और ये सभा फेल हो जाती है। अब जब सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट शुरू हुआ था तो यहाँ पे काफ़ी माहौल जो था वो शक का था, और कोई भी किसी को भरोसा नहीं कर रहा था किसी भी कम्युनिटी का, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, आपस में एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहे थे। और जो मुसलमान है वो कांग्रेस से खुद को काफ़ी अलग थलग महसूस कर रहे थे, इसीलिए इन्होंने किसी भी यूनाइटेड स्ट्रगल में पार्टिसिपेट नहीं किया, कोई जवाब नहीं दिया बाद में जब खिलाफत मूवमेंट ख़त्म हो गया 1922 के बाद। बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स जो थे, जो इंटेलेक्चुअल से काफ़ी विद्वान थे, उन्होंने अपनी चिंता जताई कि भाई इंडिया के अंदर जो मुस्लिम्स हैं ये माइनॉरिटी हैं, क्या इनको माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाएगा। जिनको लग रहा था कि भाई ऐसा ना हो कि उनका कल्चर, उनकी जो पहचान है जैसा माइनॉरिटी, वो सब कुछ ख़त्म कर दी जाए, सबमर्ज हो जाए। अगर हिंदू डोमिनेंस यहाँ पर हो गया पूरा हिंदू मेजोरिटी का, तो इंडिया में मुसलमानों का तो अस्तित्व ख़त्म ही हो जाएगा। तो उनको ये भी डर था। तो यहाँ से मैंने आपको बताया किस तरीके से हम नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट से आगे बढ़ते चले गए अपने सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट की तरफ, और क्या क्या इसके फेलियर्स रहे, इनके कारण भी मैंने आपको बता दिए। तो यह है एंड मेरे इस लेक्चर का। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक सवाल भी है आपके लिए। वो सवाल ये है कि आप मुझे बताइए कि महात्मा गांधी पहली बार कब कांग्रेस के किस सेशन के अध्यक्ष बने थे, कांग्रेस के किस सेशन के ये पहली बार अध्यक्ष बने थे, ये आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए। अभी के लिए इतना ही, साइनिंग ऑफ। लेक्चर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।